नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो गुजरात के तमाम इलाकों में साइक्लोन ताउते का कहर देखा गया और इस समय भी हम कह सकते हैं कई इलाकों में बारिश चल रही है और कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। महापात्रा जी, ये साइक्लोन जब से इसकी शुरुआत हुई, आप लोगों ने प्रेडिक्शन दिया, उसके बाद ये जो है गुजरात पहुंच गया और वहां पर हम कह सकते हैं तमाम इलाकों को प्रभावित किया। क्या कहेंगे, किस तरीके से इस साइक्लोन को देखते हैं, किस तरीके की पर्सनालिटी रही इसकी? ईच एंड एवरी साइक्लोन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये साइक्लोन को देखें तो इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 1998 साइक्लोन के बाद ये सबसे इंटेंस साइक्लोन है जो गुजरात तट को पार किया। 1998 में कांदला साइक्लोन जो कांदला के पास पार किया था, उनका जितना ही विंड स्पीड था, ये साइक्लोन में इतना ही विंड स्पीड रहा, लगभग 160 to 170 kmph, गस्टिंग टू 185 kmph। दूसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये साइक्लोन का रहा कि ये लक्षद्वीप से शुरू होकर लक्षद्वीप समेत केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दामन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पूरा एंटायर वेस्ट कोस्ट स्टेट्स को प्रभावित किया। तो ऐसे शायद रिसेंट पीरियड में ऐसा साइक्लोन देखने को नहीं मिला था जो कि पूरा एंटायर वेस्ट कोस्ट स्टेट्स को प्रभावित किया। तीसरा चीज है कि ये साइक्लोन का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा, आप देखेंगे ये भी बहुत बड़ा था। और अभी जब ये साइक्लोन गुजरात के ऊपर जा रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है और जब आज धीरे धीरे वीक होकर कल सुबह राजस्थान के ऊपर ये पहुंचेगा, वहाँ इनका इंटरेक्शन और ज़्यादा होगा और वही इंटरेक्शन की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में कुछ जगह में अभी लाइट रेन भी हो रहा है, स्काई क्लाउडी है और कल और परसों भी इस एरिया में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की उम्मीद है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। ये सभी एरिया है उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं लक्षद्वीप से शुरू करके उत्तराखंड तक इसका इम्पैक्ट है। और इसके साथ साथ ये साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जब ये साइक्लोन मूव कर रहा था ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट, ये एक सिमेट्रिकल शेप लिया और इसका जो आई था, इसका डायमीटर लगभग 60 किलोमीटर था और ये साइक्लोन में रैपिड इंटेंसिफिकेशन देखने को मिला। खूब कम ही टाइम के अंदर डिप्रेशन बनने के बाद इमीडिएटली वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया। और ये जब साइक्लोन तट को पार दीव की राइट साइड में पास कर रहा था, तब उनका स्पीड भी स्लो हुआ और स्पीड स्लो होने की वजह से तट से उनको मॉइस्चर मिला और इसीलिए ये साइक्लोन स्लोली वीकनिंग हो रहा है। कल 11 बजे तक लैंडफॉल हो चुका था और अभी भी ये साइक्लोन स्टॉर्म स्टेज पे गुजरात में केंद्रीभूत है और अभी अहमदाबाद आज 4:30 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड रिकॉर्ड किया है और हेवी रेन भी जारी है। तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है साइक्लोन ताउते का। डॉक्टर महापात्रा, आपका साइक्लोन से पुराना नाता है।
अगर हम बात करें तो इंडिया के साइक्लोन मैन के नाम पर हम लोग यानी इंडिया के साइक्लोन मैन के तौर पर आपको जानते हैं। एक चीज मुझे जाननी थी, जब ये साइक्लोन बना और उसके बाद पैरेलल चलना शुरू हुआ और साथ ही साथ इसकी फोरकास्ट में भी तब्दीली की गई, क्योंकि इसका जो किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इसको प्रभावित किया, और जो पहले डायरेक्शन प्रेडिक्ट की जा रही थी उसकी बजाय ये दीव के पास पहुंचा, इसमें कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इसको प्रभावित किया? जी, आप इस साइक्लोन का जो पाथ देखेंगे, ये लगभग इनिशियली थोड़ा से नॉर्थ ईस्ट गया, इसके बाद फिर नियरली नॉर्थवर्ड और नॉर्थ वेस्टवर्ड गया पैरेलल टू कोस्ट, और कोस्ट को पार करने के बाद इसका डायरेक्शन में चेंज हुआ और नॉर्थ ईस्टवर्ड अभी मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कि रिकर्विंग साइक्लोन्स, यानी इनका पाथ रिकर्व करता है, और जो पॉइंट में रिकर्वेचर हुआ वो पॉइंट रहा ड्यू कोस्ट के पास, माने कोस्ट जब पार कर रहा था वही एरिया के पास इसका रिकर्वेचर हुआ। Usually the track prediction of the recurving cyclones is difficult compared to the straight moving or climatologically following the track cyclones worldwide. और ये स्पेशल केस में ये साइक्लोन को जो स्टीयर कर रहा था एटमॉस्फेरिक फ्लो पैटर्न, वो था एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन ओवर इंडिया। जैसे ही एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन ऊपर जा रहा था, ऐसे ही साइक्लोन ऊपर जा रहा था। सभी टाइम एंटी साइक्लोन के साथ ये साइक्लोन ऊपर चलता रहा। सो एंटी साइक्लोन से कब ये मुक्त होकर वेस्टर्ली फ्लो की इन्फ्लुएंस में आएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कब रिकर्वेचर करेगा। और ये जो मैकेनिज्म है कि वेस्टर्ली ट्रफ, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, इसका इंटरैक्शन जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन्स को डिफाइन करता है, इसका प्रेडिक्शंस अभी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में डिफिकल्ट है। दो तरीके का डिफिकल्टी आता है। एक है कि प्लेस ऑफ रिकर्वेचर, कब और टाइम ऑफ रिकर्वेचर, कब रिकर्वेचर होगा और कहाँ रिकर्वेचर होगा। इसको लेकर आप ये साइक्लोन ताउते को देखिए कि मॉडल्स के अंदर बहुत सारी दुविधा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और एक ही मॉडल भी सुबह एक फोरकास्ट और शाम को दूसरा फोरकास्ट दे रहा था। सो हम लोग इसको अच्छी ढंग से एनालिसिस कर रहे थे, और इनिशियली हम बताए थे कि ये पोरबंदर के पास तट को पार करेगा, मगर 2 दिन पहले हम लोग ये सिद्धांत पे पहुंचा कि नहीं, ये ड्यू के पास तट को पार करेगा, और इमीडिएटली उनका ट्रैक फोरकास्ट हमने चेंज किए और सभी को सूचित किया गया, और सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की संस्थाएं, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोऑपरेशन पे लोगों के पास इस मैसेज पहुंचा, और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसको भी टाइम ले लिया गया, और ये चक्रवात से जो नुकसान होना था शायद इसको मिनिमाइज करने के लिए सफलता मिली है। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जब ये तूफान लैंडफॉल कर रहा था तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठी? मतलब अगर हम कोस्ट के पास की बात करें, खंभात की खाड़ी की बात करें, तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जो है लहरें उठी और कहां तक जो है समंदर ने जमीन को डुबो दिया? जब कोई साइक्लोन समुद्र के ऊपर डेवलप करता है, इसका 2 तरीके का इम्पैक्ट होता है। एक होता है कि जहां साइक्लोन होता है वहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे विंड रोटेट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विंड रोटेट करने की वजह से वहां सी सरफेस स्वेल करता है। दैट मीन्स सी वाटर का लेवल राइज हो जाता है, और ये जो वाटर लेवल राइज हो जाता है जब साइक्लोन नजदीक में आ जाता है, जो राइज हो गया वाटर लेवल वो लो लाइंग एरिया के अंदर चला जाता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए जो विंड स्ट्रेस होता है, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा इसके हिसाब से ज़्यादा वाटर
इनंडेट करेगा सी से लोइंग एरिया ऑफ द कोस्ट। इसको हम स्टॉर्म सर्ज और कोस्टल इनंडेशन बोलते हैं। इस साइक्लोन में जो हम प्रेडिक्ट किए थे, लगभग 3 to 4 मीटर ऑफ स्टॉर्म सर्ज हम प्रेडिक्ट किए थे, वो सौराष्ट्र कोस्ट और जो गल्फ ऑफ कंबत एरिया है, साउथ गुजरात कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ आप ये कोस्ट को देखेंगे, वो जो शेप है, ये जस्ट कोनिकल शेप है। जो स्टॉर्म सर्ज होता है ये 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो है कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, कि आपका स्टॉर्म कितना इंटेंस है, स्टॉर्म का साइज क्या है, स्टॉर्म का जो मैक्सिमम विंड जहां होता है उसका रेडियस क्या है, और स्टॉर्म का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, स्टॉर्म का मूवमेंट का स्पीड क्या है। जैसे स्टॉर्म ज्यादा स्पीड मूव करेगा तो ज्यादा हो सकते हैं, स्टॉर्म का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा स्टॉर्म सर्ज हो सकता है, और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, माने मोर इंटेंस साइक्लोन होगा तो ज्यादा स्टॉर्म सर्ज हो सकता है। ये सब मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है, जैसे पास्ट रेनफॉल कितना हुआ है और फ्यूचर में कितना रेनफॉल होने वाला है, और रिवर है तो रिवर से कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, रन ऑफ कितना हो रहा है, सॉइल है तो वो सॉइल मॉइस्ट है कि ड्राई है, ये सभी है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। और तीसरा फैक्टर होता है एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स ये होता है कि हम हर दिन में 2 बार हाई टाइड होता है और लो टाइड होता है। इसका वजह यही होता है कि जो सन और मून का जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है अर्थ के ऊपर, इसकी वजह से कि जो सी वाटर है उसको एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो भी स्वेलिंग होकर इनंडेशन करता है, और इसमें मून का रोल ज्यादा रहता है, सन का रोल कम रहता है। तो इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बोलते हैं। चौथा है कि बैथीमेट्री और टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। जो एरिया सालो होता है वहाँ ज्यादा स्टॉर्म सर्ज अंदर जा सकता है, ज्यादा टाइडल वेव आ सकता है। जो एरिया स्टीप होता है जैसे हिल्स, वहाँ स्टॉर्म सर्ज ज्यादा नहीं जा पाता है। जो एरिया डेल्टाइक होता है, रिवर्स मिल रहा है, वहाँ भी आपका स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होगा। और जहाँ प्लेन एरिया हुए कंपैरेटिवली डेल्टाइक नहीं है, सिर्फ प्लेन है, रिलेटिवली कम होगा। और इसके साथ साथ ज्योमेट्रिक शेप जो होता है, जो भी कोनिकल और कॉनकेव शेप होगा, तो वहाँ जब वाटर जा रहे हैं वहाँ एक व्हील बन जाता है, और व्हील बनने से ज्यादा सैलाइन वाटर व सी वाटर इनंडेट करता है। सो आप सौराष्ट्र कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत देखेंगे, वहाँ कोनिकल शेप है। इसलिए हमारा जो प्रेडिक्शन था, ये सभी को विचार करके जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज दोनों मिलकर के रन करते हैं, मॉडल रन करते हैं। और ये मॉडल के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि लगभग हाईएस्ट 4 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ज्यादा ऊंचाई का स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। और इसके अलावा जब सी में समुद्र होता है, जो विंड्स की वजह से विंड जनरेटेड वेव्स होता है, और ये वेव्स का हाइट सी में विंड्स के साथ ऑलमोस्ट यू कैन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। सो जितना विंड्स बढ़ेगा इतना विंड जनरेटिंग वेव्स सी में होता है। और ये जो साइक्लोन था, इसमें वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहा, और सी कंडीशन हम बोल रहे थे कि फेनोमेनल है। जब सी कंडीशन फेनोमेनल बोल रहे थे, इसका मतलब होता है कि जो वेव क्रिएट हो रहा था, इसका हाइट 14 मीटर्स से ज्यादा था। सब बहुत भयानक और खतरनाक था। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि शिपिंग ऑपरेशन और फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली सस्पेंड होना चाहिए इस एरिया में, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में। और जो टाइडल वेव 3-4 मीटर हम बोल रहे हैं, ये तो एक 1 स्टोरी बिल्डिंग का हाइट हो गया। इसीलिए इवैक्यूएशन जरूरत पड़ता है लो लाइंग एरिया में जहां स्टॉर्म सर्ज एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इवैक्यूएशन के स्टेप लिया गया। और तीसरा और एक फैक्टर होता है, ये उनको बोलते हैं स्वेल्स। साइक्लोन दूर में होते हुए हमारे पास भी टाइडल वेव आ सकता है, इसको डिस्टेंट इफेक्ट बोलते हैं। कभी कभी इवन साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ इंडियन ओशन में साइक्लोन होते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केरल के पास, महाराष्ट्र के पास, गुजरात के पास, पाकिस्तान के पास वेव्स आ सकता है, इसको स्वेल्स बोलते हैं, डिस्टेंट वेव्स। सो ये सभी मिलकर जितना फैक्टर हमने बताया वो डिसाइड करते हैं कि टोटल वाटर एनवलप कितना होगा जो
कोस्टल एरिया को इनंडेट करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जब आप ये बोल रहे हैं सिस्टम आगे बढ़ रहा है और उत्तर भारत में इंटरेक्शन शुरू हो गया है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के साथ, तो किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है? अभी हम राजस्थान को वार्निंग दिए हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली को भी वार्निंग दिए हैं, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट मध्य प्रदेश को भी वार्निंग दिए हैं। फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हो सकता है, कहाँ लाइट रेनफॉल, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है, और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली उत्तराखंड में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है, बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सर अब जो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक साइक्लोन बन सकता है, सर कितनी संभावना है इसकी? पिछले हफ्ते जैसे हम हर थर्सडे को हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी होता है साइक्लोन के लिए, हम पिछले हफ्ते एक एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी किए थे। इसमें हम इंडिकेट किए थे कि सेकेंड वीक में बे ऑफ बंगाल में सेंट्रल एरिया में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप करेगा और वहाँ साइक्लोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन होने का प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली नज़र में रखे हैं और आज हम सभी विश्लेषण के बाद ये सूचना दिए हैं कि पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में 23 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा और इससे पहले 21 तारीख को अंडमान सी और एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल में मानसून पहुंचने का भी हम अनुमान लगाए हैं। जब मानसून साउथ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग अंडमान सी में आता है, वहाँ वेस्टर्ली विंड्स का स्पीड बढ़ जाता है, जैसे कि 25 से 30 नॉट्स हो सकता है। एट द सेम टाइम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आपका विंड स्पीड कम रहता है। ये विंड स्पीड का डिफरेंस की वजह से सेंट्रल पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में एक कन्वर्जेंस जोन, विंड कन्वर्जेंस जोन बन जाता है और इसको आप विंड सर्कुलेशन बोल सकते हैं और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में डेवलप हो जाता है। वही लो प्रेशर एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे। मॉनसून ऑनसेट फेज में ऐसे लो प्रेशर एरिया डेवलप होते हैं और पॉसिबली कभी कभी ये डिप्रेशन या साइक्लोन का रूप भी ले लेता है। और ये जो मई महीना है, ये आप कंपेयर करेंगे कि हमारा ये जो बेसिन, ओशन बेसिन है, वहाँ 2 सीजन होता है, अप्रैल में जून और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अप्रैल में जून के अंदर मई महीना में आप साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मई महीने में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, माने क्लाइमेटोलॉजिकली मई महीना में ज्यादा साइक्लोन से डिप्रेशन फॉर्मेशन होता है जब आप कंपेयर करेंगे अप्रैल में जो प्री मानसून साइक्लोजेनेसिस सीजन। इसलिए क्लाइमेटोलॉजिकली तो फेवरेबल है और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी फेवरेबल है। कुछ मॉडल्स के इसका इंडिकेशन दे रहे हैं, हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हम हर दिन इसको अपडेट करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया जब बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तो मानसून के लिए फेवरेबल होते हैं और ऐसे में साइक्लोन बन जाता है, तो क्या ये मानसून के लिए फेवरेबल होगा? ये दोनों लिंक्ड है। मानसून फेवरेबल होता है लो प्रेशर फॉर्मेशन के लिए, मानसून एडवांस, और लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन भी मानसून एडवांस के लिए फेवरेबल करता है। दोनों का इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों म्यूचुअली कितना एडवांटेजेस होंगे दोनों को। हम ये सभी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम जो हमारा मानसून ऑनसेट का फोरकास्ट है 15 तारीख को जारी किए हैं, 14 तारीख को जारी किए हैं, इसके हिसाब से 31 मई को केरल में पहुंचने के लिए हम पूर्वानुमान लगे हैं। अभी अंडमान एरिया के लिए हम अभी 21 तारीख को मानसून आने का पूर्वानुमान दिए हैं। हम मानसून का एडवांस को भी अभी ऑन डेली बेसिस सभी मानसून एडवांस पैरामीटर के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उचित टाइम पर हम इसका भी जानकारी देंगे। डॉक्टर महापात्रा, आपको ढेर सारा धन्यवाद। साइक्लोन के बारे में तमाम छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें और साथ ही साथ इस समय की क्या स्थिति, इन सब चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।
तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।